डायरेक्ट कुछ ग्राफ्स के ऊपर, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ्स के ऊपर कि उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। जितना आपके पास सिलेबस में होंगे मैं उन सभी तमाम प्रकार के ग्राफ्स को आपको बनाना सिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। शैडो बनाओ ऐसे एक्स एक्सिस पे, अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं, शैडो ऐसी बनाओगे ना भैया, शैडो ऐसी बनाओगे। रेंज आप लोग कैसे बताओगे, यहां पे वाई एक्सिस पे जो इसकी शैडो बनेगी इस ग्राफ की, या ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे इसकी जो शैडो बनेगी। फंक्शन होता है इरेशनल और रेशनल। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडुलस फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सभी प्रकार के फंक्शन। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स है यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर खत्म होने के बाद अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो अक्सर बच्चों का आंसर होता है भैया ग्राफ वाला टॉपिक। हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन से फंक्शन का ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो एंड उन ग्राफ्स के थ्रू आप कैसे डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हो। यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पहले इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत होती है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप लोग पहले इस वीडियो को जरूर देखना। हमने अपने बैचेस में भी पढ़ा चुका है, खत्म हो चुका है हमारे बैच में ये वाला चैप्टर। तो अगर आप देख चुके तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो, या अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो आपको इस टॉपिक में शायद दिक्कत होती ही होती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझना है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कुछ सवाल कराऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो जब खत्म होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको यह टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, है ना। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके टीचर का। मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, या आप पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है ए सेट से बी सेट में, आपका फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। अब मान लो मेरे पास जो आपका फंक्शन है, मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3, ये आपका एफ एक्स है। तो आपको पता है यार, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपके पास दो वैल्यूज होती है, एक होती है बेटा x की वैल्यू और एक होती है y की वैल्यू। और यहां पे x जो होता है वो कहां से बिलोंग करता है, सेट A से, एंड y जो होता है वो कहां से बिलोंग करता है, सेट B से। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई, सेट A जैसे जैसे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता रहूंगा, जैसे जैसे मैं x में इनपुट देता रहूंगा, वैसे वैसे मान लो ये y के इक्वल है, y से मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना भैया। मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 5 मिलेगी। तो x में क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं और तब जाके हमें y एक आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो सेट ए से मुझे क्या करना होता है, मुझे इनपुट देने होते हैं, और जो आपकी वैल्यूज निकल कर आती हैं, जो y की वैल्यूज निकल कर आएंगी वो सेट B से निकल कर आएंगी, यानी कि यहां से मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपके पास क्या होता है, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे वो आपको क्या बताएगा बेटा, डोमेन बताता है। वो आपका क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके पास y की वैल्यूज निकल कर आती हैं वो आपके पास क्या होता है बाबू, रेंज निकल कर आता है। आपने पहले ये सारी की सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा होगा तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है वरना फिर टीचर विल ब्लास्ट यू, ठीक है जी। तो x की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है और y की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है, रेंज को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट है, खत्म। अब हम जाएंगे डायरेक्ट कुछ ग्राफ्स के ऊपर, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ्स के ऊपर कि उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। जितना आपके पास सिलेबस में होंगे मैं उन सभी तमाम प्रकार के ग्राफ्स को आपको बनाना सिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। अच्छा
अब अगर मैं आपके पास कुछ फंक्शंस की बात करूं, अगेन गाइज ये जितने भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे फंक्शन आपके डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि इनका इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी क्या है, रियल नंबर। तो जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहला फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू सी। इस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि आपके पास y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y की वैल्यू आपके पास 2 हो सकती है, y की वैल्यू आपके पास इस तरीके के फंक्शन 3 हो सकती है, y की वैल्यू आपके पास -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट नंबर। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा बाबू? इसका ग्राफ आपके पास बनेगा कि मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है सी। तो आप x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, देखो x की वैल्यू 0 है, y क्या देगा, c देगा। x की वैल्यू 1 है तो भी y क्या देगा, c देगा, है ना। y की वैल्यू फिक्स है क्योंकि c ही मिलेगी आपको, है ना, वो वाला c नहीं, ये कांस्टेंट वाला सी, ठीक है जी। x की वैल्यू अगर t2 है तो y क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा। x की वैल्यू 3 है तो y क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, y क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट ही मिलेगा। अब अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, तो आपको क्या याद रखना है, देखो डोमेन और रेंज आप ग्राफ का यूज करके कैसे निकाल सकते हो। आपको बस एक चीज याद रखनी है, अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस पे जो भी आपका ग्राफ है उसकी शैडो बनानी है। क्या बनानी है, शैडो बनानी है, परछाई। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज के लिए हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे ग्राफ की क्या बनानी है, शैडो बनानी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, ठीक है जी। एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन, ऐसे याद भी रह जाएगा आपको, ठीक है जी। आ जाओ। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो ये तो पूरा आगे तक जाएगा, ये तो पूरा ऐसे आगे तक जाएगा। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं ऐसे एक्स एक्सिस पे, अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं, शैडो ऐसी बनाओगे ना भैया, शैडो ऐसी बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। तो ये एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो इस ग्राफ का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो, यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे वो सभी के सभी पॉइंट्स, यानी कि क्या होंगे, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना। यानी कि कोई भी रियल नंबर आपका जो होगा इसका डोमेन बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होते हैं। और ये क्या है, ये रियल नंबर ही तो है आपके पास, √2, 1.2, 1.232 कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट। लेकिन y की वैल्यू क्या है, y पे क्या इसकी शैडो बन रही है, y का सिर्फ इसका शैडो एक ही पॉइंट पे बन रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो इसका जो रेंज होगा ना मेरे भाई, जो इसका रेंज होगा ना वो क्या होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ वो कांस्टेंट नंबर होगा। तो उसको सेट्स के अंदर रख देते हैं, क्योंकि रेंज क्या होता है, एक सेट होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है जो आपका आउटपुट होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ खत्म। लीनियर फंक्शन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आएगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होती है 1, ax + b = 0, तो उस फंक्शन को रियल फंक्शन बोला जाता है। हम एक इसका स्पेशल केस ले लेते हैं, जब आपका a 1 होता है और b आपका 0 हो जाता है, यानी कि y = x, लीनियर फंक्शन है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो y भी क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो y भी क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। यानी कि जब x 1 था तो y भी कहीं पे क्या होगा, 1 होगा। जब x 2 था तो y भी क्या होगा, कहीं पे 2 होगा, मान लो ये 2 है। और जब x -1 था तो y भी कहीं पे क्या होगा, जब x -1 था तो y भी क्या होगा, -1। जब x 0 था तो y भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो ग्राफ मुझे समझ में आता है वो ऐसा सा बन जाता है, ऐसा सा ग्राफ बन जाता है, ऐसा सा ग्राफ बन जाता है इसका। क्लियर है इतनी बात? इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसकी शैडो बनाते हैं। अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से बनेगी ना इसकी शैडो,
इस तरीके से बनेगी ना इसकी शैडो। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, इधर से भी बनाएंगे इधर से भी बनाएंगे, है ना। कौन कौन से पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस के इसकी शैडो बन रही है, देख लो खुद अपनी आंखों से देख लो। इस पॉइंट पे भी बन, तो एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, इसकी शैडो बनेगी इस ग्राफ की, है ना। ये आएगा तो कहां, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां, ऐसा 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 ऐसा, हर एक पॉइंट पे इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। यानी कि इधर से ऐसे ही इधर से भी बनेगी, हर एक पॉइंट पे बनेगी इसकी शैडो, है ना। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। यानी कि रियल नंबर जो होगा वो इसका डोमेन हो जाता है। ये आपको शायद बस बताया जाता था कि कोई भी अगर आपके पास लीनियर फंक्शन होगा उसका डोमेन एक रियल नंबर होगा, पर क्यों होगा, ऐसे होगा। अब अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, तो रेंज के केस में हम क्या करेंगे, रेंज के केस में हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाएंगे, हम वाई एक्सिस पे इसकी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे, हम वाई एक्सिस पे इसकी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे, हम वाई एक्सिस पे इसकी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे, वाई एक्सिस पे इसकी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे, शैडो बनाएंगे, शैडो बनाएंगे, है ना। ऐसे ही हम वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, इसकी शैडो बनाएंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, इसकी शैडो बनाएंगे, शैडो, वाई एक्सिस पे इसकी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग देखो कि वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे, ऊपर भी और नीचे भी, हर एक पॉइंट पे इस ग्राफ की शैडो बन रही है। और जब वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। और रेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को भी पढ़ लेते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन होता है भैया, जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होता है, वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। अब हम एक इसका स्पेशल केस कंसिडर करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और उसी ग्राफ से हम लोग सभी क्वाड्रेटिक फंक्शंस को समझ जाएंगे। तो आपको पता है बेटा, अगर मैं x को 0 रखूंगा, अगर मैं यहीं पे देख लो, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y भी क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। x को 1 रखूंगा तो y भी क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। x को -1 रखूंगा तो y भी क्या तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x को 2 रखूंगा तो y क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। x को -2 रखूंगा तो y क्या मिलेगा, मुझे तो भी 4 मिलेगा। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है, देखो x 0 था तो वो भी 0, ये 1, ये भी 1, यानी कि दूसरा पॉइंट यहां पे होगा। x 2 था तो y क्या था, 4 था, 4 मान लो यहां पे है कहीं। ऐसे ही बेटा -1 और -2 में देखूं तो x अगर -1 है तो y क्या है, 1 है, और x अगर -2 है तो y क्या है, 4 है। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ऐसा सा ग्राफ बनता है। और हमने पढ़ा भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा, पैराबोला ग्राफ होता है। कैसा होता है, पैराबोला होता है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं, अब बात करते हैं इसकी शैडो। शैडो बनाऊंगा तो देखो बेटा ये ऊपर तक जाएगा, ऐसे यहां से ऐसे आता हुआ, यहां से ऐसे। तो इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी एक्स एक्सिस पे, इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस पे शैडो बनाऊं, इसकी अगर मैं इस ग्राफ की अगर मैं एक्स एक्सिस पे बाबू शैडो बनाऊं, तो हर एक पॉइंट पे इधर भी, और एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं हर एक पॉइंट पे इधर भी, हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, है ना। तो जब इसकी शैडो हर एक पॉइंट पे बनेगी एक्स एक्सिस की, तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। मैं बताऊंगा, बट अगर आप लोगों ने मुझसे पहले समझ लिया है कि इसका रेंज क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में ये टाइम स्टैम्प डाल के इस पॉइंट पे हमने आपसे पहले बता दिया था। ठीक है जी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज आप लोग कैसे बताओगे, यहां पे वाई एक्सिस पे जो इसकी शैडो बनेगी इस ग्राफ की, या ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे इसकी जो शैडो बनेगी, वाई एक्सिस पे जो इसकी शैडो बनेगी, इधर से ये बन रही है, इधर से देखोगे तो भी इसी लाइन पे इसकी शैडो बनेगी। यानी कि वाई एक्सिस की शैडो, मतलब इस ग्राफ की शैडो वाई एक्सिस पे कहां पे बन रही है, यहां 0 से ऊपर की तरफ, 0 से ऊपर की तरफ, नीचे कहीं शैडो बन रही है नहीं। तो इसका जो रेंज होगा ना बाबू, इसका जो रेंज होगा ना, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 इंक्लूड होगा
और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे आएंगे, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आएंगे, नीचे वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। उसी तरीके से बेटा क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप लोग यहां पे देखो, अगर आप लोग x को 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा, अगर आप लोग x को 1 रखोगे तो y भी 1 मिलेगा, x को 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा, आपके पास 8 मिलेगा। उसी प्रकार से x को -1 रखोगे तो y क्या मिलेगा, आपको -1 मिलेगा, x को -2 रखोगे तो y क्या मिलेगा, आपके पास -8 मिलेगा। तो x जब मेरे पास 0 था तो y भी 0 था, x 1 था तो y भी क्या था, मान लो यहां पे 1 है तो y भी क्या था, 1 था। x जब मेरे पास 2 था तो मान लो यहां पे कहीं पे 8 है तो 8 हो जाएगा ऐसा। उसी प्रकार से मेरे भाई x जब -1 था तो y कितना था, -1 था, मान लो यहां पे -8 है। x जब -2 था तो y क्या था, -8। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है ये, ऐसा बन रहा है, ऐसा। ठीक है जी। और ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, कोई भी अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ बनता है मेरे भाई वो आपका बनता है ऐसा ग्राफ बनता है इसका। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, तो आप क्या करोगे, देखो 0 वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी, सारा का सारा इसका क्या करो, शैडो बनाओ। एक्स एक्सिस पे जब आप इसकी शैडो बनाओगे यहां से भी और यहां से भी, तो जब आप इसकी एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओगे तो हर एक पॉइंट इसका कवर होगा। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा बेटा, सारे के सारे रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर। बाबू जब हम इसके रेंज की बात करते हैं ना, जब हम इसके रेंज की बात करेंगे तो y एक्सिस पे इसकी शैडो बनेगी, यानी कि ये सभी पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, 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 है ना। तो y एक्सिस पे जब आप इसकी शैडो बनाओगे हर एक पॉइंट पे, तो अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, तो इन सभी पॉइंट्स पे इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इनके रेंज हो जाएंगे। क्लियर। उसी तरीके से आपके पास एक और फंक्शन होता है इरेशनल और रेशनल। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडुलस फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सभी प्रकार के फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होता है कि y इक्वल्स टू √x। अब यहां पे देखो x बेटा अगर 0 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। √1 हो जाता है ना। x अगर, अच्छा अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी, है ना। √4 क्या होता है, 2। तो बच्चे क्या कहते हैं, अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूं तो y की ये ऐसे लिख देते +-2। गलत है ये बाबू गलत है। जो आपको सिखाया जाता था ना अभी तक वो गलत है। आपके पास अगर फंक्शन ये है y² -4 = 0, मान लो ये है आपके पास फंक्शन, या फिर आपके पास अगर ये है कि y² = 4, तो बेटा y की वैल्यू हो जाती है ±√4 ये। लेकिन अगर आपके पास है y इक्वल्स टू √4, तो इस केस में बेटा y की वैल्यू, इस केस में तो y की वैल्यू +-2 हो जाएगी, और इस केस में y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +2 होती है। जो प्लस होता है वो अंडर रूट के बाहर होता है। अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, अगर x की वैल्यू में -1 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू √-1, और -1 क्या होता है, आयोटा। और हमने पढ़ा था जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर से रियल नंबर। x जो आपने इनपुट दिया है वो तो एक रियल नंबर है, पर जो आपका आउटपुट आ रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब इस केस में हम x की वैल्यू -1 या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो x जब 0 था तो 0 था, x जब 1 था तो y भी 1 था, x जब 2 था तो y की वैल्यू भी कुछ रही होगी, 3 की भी रही होगी, x जब 4 था तो y कितना था, 2 था,
है ना, 2 था, और x जब 9 रहा होगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन मत बना देना, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनता है कुछ कुछ ऐसा, ऐसा किसी इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है। अब अगर हम बात करें इसके डोमेन और रेंज की, तो बाबू बनाओ इसका एक्स एक्सिस पे परछाई बनाओ। ग्राफ अगर आपने बनाना सीख लिया मेरे भाई, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, ठीक है, मतलब इसमें तो आपका जो डोमेन होगा, जो परछाई बन रही है वो कहां बन रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो आपका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो क्या होगा बेटा, 0 भी होगा और इंफिनिटी तक भी होगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर। वहीं अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो रेंज भी क्या होगा, ऐसे वाई एक्सिस पे बनेगी इसकी शैडो। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहीं तक जाएगा, नहीं बेटा, ये ग्राफ तो आगे तक जाएगा ना, तो इसका ऊपर तक इसकी परछाई बनेगी। तो इसकी जो रेंज होगी, और 0 वाला भी इंक्लूडेड है, तो इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज वो क्या बनेगी, सॉरी रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, वो भी क्या होगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है जी, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपके पास फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है, इसलिए वो वाला केस हट जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है आपके पास रेशनल फंक्शन। रेशनल यानी कि जो फ्रैक्शन में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। 1/x एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब जब मैं, और इसमें x 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y भी क्या होगा बाबू, 1 होगा। x को 2 रखूंगा तो y क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। x को 3 रखूंगा तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। x को 0.5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ऐसा। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, बेटा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो रेशनल फंक्शन का ग्राफ याद रखना, रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। और इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं बेटा, इसमें याद रखना, इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये किसी भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ होता है, बस x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, अब इसकी शैडो बनाते हैं। शैडो बनाओ x एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओगे तो हर एक पॉइंट कवर होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो 0 है इसको छोड़ के, क्योंकि 0 आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। 0 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, तो इसका जो डोमेन होगा, जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर से आपको बस क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0 को। उसी तरह से अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज यानी कि वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इस ग्राफ की शैडो बनाओ, ग्राफ की शैडो बनाओ, तो कुछ भी सभी पॉइंट्स आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक पॉइंट कभी नहीं मिलेगा आपको। आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको सारे के सारे रियल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन y कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका जो रेंज होगा ना बाबू, वो क्या होगा, सभी रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सभी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन y कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो 0 को हटा के बाकी सारे रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोगों के पास है, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले आप मॉडुलस फंक्शन को समझो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मान लो आपके पास है मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हो। एक होता है बेटा आपके पास x और एक होता है -x, यानी कि x की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो वो वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव x के इक्वल होगी, और x की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन 0 होगी तो वो वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, -x। यानी कि मतलब क्या है, मॉड का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर 2 रखते हैं तो आपके पास 2 ही आएगा, लेकिन -2 भी रखोगे तो भी वो आपका क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहते हैं, x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा रखूंगा तो वो x के ही बराबर होगी, लेकिन अगर 0 से छोटी मैं वैल्यू रखूंगा तो वो -x का मतलब जैसे मैं -2 रखूं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसी कारण से ये पॉजिटिव बन जाता है, अब इसका ग्राफ देख लो।
जब x आपके पास 1 होगा तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। जब x अगर आपके पास 2 होगा तो y भी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 पे 1, 2 पे 2। तो ऐसा सा इधर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और x की वैल्यू -1 होगी तो भी y क्या होगा, +1। x की वैल्यू -2 होगी, y भी क्या होगा, -2। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहां से भी बन जाएगा। तो कोई भी अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, कोई भी अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा आपके पास ऐसा, दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, दोनों तरफ से क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे डोमेन और रेंज क्या है। तो अगर मैं इसकी परछाई बनाऊंगा, 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 तो बाबू क्या हो जाएगा, अगर इसकी परछाई आप लोग बनाओगे तो एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स, जीरो भी, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, तो रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेंज के लिए आपको y एक्सिस पे इसकी परछाई बनानी पड़ती है। y एक्सिस पे इसकी क्या करनी पड़ती है, परछाई बनानी पड़ती है। परछाई अगर आप y एक्सिस पे इसकी बनाओगे, y एक्सिस पे अगर आप इसकी परछाई बनाओगे, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा आपका, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपका इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन, ठीक है जी, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, सिग्नम फंक्शन कहता है कि यार x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा, और x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो x की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर कितना आया, 0। x की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। इस पे भी 1 होगा, 2 पे भी 1 होगा, 3 पे भी 1 होगा, 4 पे भी 1 होगा, 5 पे भी 1 होगा, और अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो आपका पॉइंट्स क्या आएंगे, -1, -2, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, ज्वाइन करोगे तो ऐसा। तो कोई भी जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा, 0 पे 0, और बाकी मान लो ये आपके पास 1 है तो ये यहां पे आपके पास क्या है, इसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, यहां पे 0 पे ये काउंट नहीं होगा, 0 पे ये वैल्यू काउंट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी वैल्यू हो वो सारी की सारी आपको क्या, 0.1 पे भी 1 है, 0.2 पे भी 1 है, 0.3 पे भी 1 है, 0.4 पे भी 1 है, और -1 क्या है, 0 वाली वैल्यू छोड़ के बाकी अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपको क्या दे देगा, -1 दे देगा। अब अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाऊं तो x एक्सिस पे इसकी शैडो डाल दो, x एक्सिस पे इसकी शैडो आप लोग डाल दो, x एक्सिस पे इसकी शैडो आप लोग डाल दो। x एक्सिस पे अगर मैं इसकी शैडो डालूंगा ग्राफ की, देखो यहां इन दोनों स्ट्रेट लाइन से 0 नहीं आएगा, 0 कहां से मिलेगा, इस वाले पॉइंट से। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे जितने भी नंबर्स है, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। वहीं अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज की, तो रेंज आप लोग जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इसकी रेंज क्या है। देखो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू या y पे जो शैडो बन रही है, इस वाले पॉइंट पे y की शैडो क्या है, 0 है, इस वाले मतलब यहां पे इस वाली लाइन के हिसाब से y की शैडो क्या है, -1। तो रेंज जो होगी वो होगी, एक तो होगा -1, एक तो होगा 0 और एक तो होगा 1। क्या इन 3 पॉइंट्स के अलावा y की कोई और वैल्यू आ सकती है, नहीं। उसने बोला है x को आप 0 से ज्यादा डालोगे 1 मिलेगा, कोई और वैल्यू मिलेगी नहीं, 1 मिलेगा। x को 0 से कम डालोगे -1 मिलेगा, कोई और मिलेगी नहीं। x को 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। फिर आखिरी एक और ग्राफ, इसके बाद कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे और फिर चक दे फट्टे नब्दे किल्ली। लेकिन उससे पहले आप लोग समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है मेरे भाई क्या, कि मैं अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर डालूं, मान लो मैंने कोई 2 डाला, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2.1 डाल दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बाबू, तब भी मेरे पास 2 ही आएगा।
आपको 2.1 कहां कहां पे मिलता है, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में मिलता है? 2.1 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में। तो जो भी आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यू अगर आती है, तो जो भी छोटा वाला इंटीजर होता है, जो भी छोटा वाला इंटीजर होता है वो आपका इसमें आंसर हो जाता है। जैसे मान लो अगर 2.9 में ले लेता, 2.9 में ले लेता, 2.9 का आएगा 2 और 3 के बीच में, तो छोटा इंटीजर क्या है? 2 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पर लेते क्या है हम? छोटा वाला इंटीजर। पॉजिटिव में दिक्कत नहीं होगी, पॉजिटिव में आप 3.5 लो, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 4.8 लो, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। 4 और 5 के बीच में तो 4, छोटा इंटीजर। दिक्कत होती है कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं बट कंफ्यूजन होती है बच्चों को नेगेटिव वाले में। मान लो अगर मेरे पास 1.9 है, तो 1.9 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। तो 1.9 कहीं पे यहीं पे आएगा, यहां पे आएगा ना, या कहीं और आएगा? बताओ। देखो जब हम इस तरफ जाते, जैसे ये होगा -0 और सॉरी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, माइनस की बात कर रहे हैं, 0.5, 0.6, 0.9 और -1.0। -1.9 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, -1.9। अब इन दोनों में से -2 और -1 में से छोटा इंटीजर कौन सा है? बच्चे बोलेंगे -1। -1 छोटा इंटीजर नहीं है, छोटा इंटीजर -2 है मेरे बाबू। इधर वाला छोटा होता है, ये नंबर छोटा होता है, माइनस नेगेटिव में -2 ज्यादा छोटा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं, मान लो अगर आपके पास है -0.5, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करे? इसका आंसर क्या होगा? -1, क्योंकि -0.5 यहां पे आएगा। -1 और 0 में छोटा कौन सा है? -1 छोटा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जब मेरे भाई इतना पता चल गया तो फिर आप समझो, ग्राफ देखना इसका। ये मान लो 1 है आपके पास, ये मान लो आपके पास 2 है, ये मान लो आपके पास 3 है, ये मान लो आपके पास 4 है, 4 तक काफ़ी है आई गेस। ये मान लो आपके पास 1 है, ये मान लो आपके पास 2 है, ये मान लो आपके पास 3 है और ये मान लो आपके पास 4 है। उसके ऊपर भी वैल्यू जाती रहेंगी। ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू आपके पास -2 है, ये वैल्यू आपके पास -3 है, ये वैल्यू आपके पास -4 है, ये वैल्यू आपके पास -1 है, ये वैल्यू आपके पास -2 है, ये वैल्यू आपके पास -3 है, ये वैल्यू आपके पास -4 है। उसके आगे तो आपकी वैल्यूज जाती रहेंगी। अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना, ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना। देखो x की वैल्यू 0 से लेके 0.9 तक अगर मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूं, 1 नहीं, x की वैल्यू 0 से लेके 0.9 तक, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, आंसर आएगा 0। 0.1 करूंगा तो भी आंसर आएगा 0। 0.5 आंसर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी आंसर आएगा 0। और 0.9 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा या 999 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी आंसर आएगा 0। आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। y क्या आएगा? 0। x की वैल्यू जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा आंसर क्या आ जाएगा? 1, है ना। x की वैल्यू 1 पे आंसर क्या आएगा? 1। और 1 से लेके 1.9 तक आपका आंसर यहां पे ये ओपन, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि 2 x की वैल्यू 2 यहां पे नहीं आएगी, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ये यहां पे 3 यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। 3 कहां पे इंक्लूड होगा बेटा? जैसे ही आप x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा बनेगा। ऐसे ही बाबू यहां से लेके यहां तक ऐसा, यहां से लेके यहां तक ऐसा, और यहां से लेके यहां तक, अरे कहां है? -4 है ना, यहां तक ऐसा। ये आपके पास इस तरीके से देखो, -0.1 सब्स्टिट्यूट करो, -0.2 सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी आंसर आएगा -1, आंसर आएगा -1, -1.2, -1.9 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आएगा -2, ठीक है ना। -2 पे सब आंसर कितना आएगा? -2। इस तरीके से आपके पास ये सारे के सारे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। अब अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो देखो डोमेन तो आपको क्लियरली दिख रहा है यार, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। शैडो बनाओगे, शैडो बनाओगे, शैडो बनाओगे तो x के सभी पॉइंट्स कवर होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। लेकिन रेंज में क्या कवर हो रहा है? रेंज में क्या कवर हो रहा है? रेंज में क्या हो रहा है? आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे आंसर क्या आया? 0 आया।
आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां से लेके यहां तक आंसर क्या आया, 1 आया। आप कोई भी वैल्यू यहां से लेके यहां तक सब्स्टिट्यूट करो, आंसर क्या आया, 2 आया, है ना। आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां से लेके यहां तक आंसर आया -1, आंसर आया -2। यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर देता है। और वो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से भी पता है कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट था, ये ग्राफ थे जिसमें आपको दिक्कत होती है। एक सवाल, एक नहीं 2 सवाल एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपके पास अगर कोई सवाल आएगा ऐसा, आपने अपनी क्लास में अलग अलग तरीकों से इसको किया होगा। मान लो एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में वैसे ही करना है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करोगे, आप बनाओगे बेटा इसका ग्राफ, आप इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे मैं अभी बता देता हूं आपको। ग्राफ इसका ड्रॉ कैसे करोगे, सबसे पहले 2 लाइनें खींचोगे, है ना। फिर उसके बाद देखो, आप अंदर वाले फंक्शन को देखो ये क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। y इज इक्वल्स टू √16 - x², ये आपका फंक्शन है। आप x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, y क्या आया आपके पास, 0 आया, यानी कि जब x 0 था तो y भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। x जब 1 था तो y क्या आएगा आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 16 - 1 का स्क्वायर यानी कि 15। इस पे मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, x को कितना रखे, 4 रख लेते हैं। एक काम करते हैं, 4 अगर मैं रखता हूं तो आंसर कितना आएगा आपके पास, y कितना देगा। अरे जब x 0 था तो y आपके पास कितना आ गया था, 16 आया, 4 आया था, है ना। x जब 0 था तो y कितना आया था, 4 आया था आपके पास। x जब 0 था तो y क्या आया था, 4 आया था, ये था, ठीक है ना। और x को अगर मैं 4 रखूं तो y कितना आ रहा है, 0। x को अगर मैं -4 रखूंगा तो भी y कितना आएगा, 0। यानी कि अगर यहां पे कहीं पे -4 है और यहां पे कहीं पे +4 है ना, तो x जब -4 था तो भी 0 आंसर आया, x जब -4 था या +4 था तो भी आंसर क्या आया, 0। और आपको पता है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 16 - x²। बहुत सारे बच्चे इसे इरेशनल समझते हैं कि ये इरेशनल है। इरेशनल के अंदर क्या था, √x, x की पावर 2 नहीं था, स्क्वायर नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप जैसा कुछ बन रहा है। अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करूं, या इसका जब आप बाकी की वैल्यूज भी देखोगे, जब आप इसकी बाकी की वैल्यूज भी देखोगे कि x की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √15। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15। और x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की, √15 क्या होगा, y से थोड़ा छोटा होगा। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा ये आएगा, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा, 4 करूंगा तो ये आएगा, 5 करूंगा तो ये। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे ही माइनस में भी आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब समझो आप अगर आपने ग्राफ बनाना सीख लिया इसका, तो अब कितना आसान है। आप इसकी शैडो बनाओ, आप क्या करो, इसकी शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ। तो शैडो कहां से लेके कहां तक बन रही है, -4 से 4 तक। तो बाबू इसका डोमेन क्या हो जाएगा। और आप अगर निकालना, आप इसको जो आपको मेथड सिखाया गया है स्कूलों में या फिर जो हमने बैचेस में भी सीखा है, आप उससे निकालना, यही आपका डोमेन आएगा। और उसमें आपको 5 से 10 मिनट लग जाते थे उस सवाल को करने में। वहीं अगर मैं इसका रेंज निकालूं मेरे भाई, तो इसका रेंज कैसे निकलेगा, इसका रेंज कैसे निकलेगा, शैडो बनाओ, 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 शैडो। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहां तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है इसकी, 4 तक, 4 से ऊपर नहीं जा रही। ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है मेरे लाल। चलो एक और फंक्शन, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हो गया था, एक और फंक्शन था आपके पास, इसको कर लेते हैं mod x - 1, mod x - 1। आप इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा मतलब ये है, आप डोमेन और रेंज तो मतलब जैसे आपको सिखाया गया है स्कूल एग्जाम में आपको वैसे ही करना है, मतलब जो बड़े मार्क्स का आएगा। बस ये MCQ के लिए देखो, y क्या है, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये, मॉड ऑफ x - 1 है, ये है, ठीक है। मॉड ऑफ x - 1 ये है। x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा,
0 माइनस 1 का मॉड यानी कि -1 का मॉड यानी कि 1 आएगा। x को अगर मैं 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x को अगर मैं 1 रखूंगा तो y कितना आया है, 0 आया है। x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y कितना आया है, 1 आया है। y कितना आया है, 1 आया है। x को अगर मैं x को 2 रखूंगा तो y कितना आएगा, x की जगह पे 2 माइनस 1 यानी कि कितना आएगा, 1, तो 1 का मान। तो x को अगर मैं 2 रखता हूं, यहां पे x को अगर मैं 2 रखता हूं तो y कितना आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। ऐसे ही बेटा जब आप वैल्यूज रखते जाओगे ना तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, बाकी ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। 2 यहां पे मान लो 2। ठीक है जी, अब देखो, अब इसकी शैडो बना लो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका डोमेन और रेंज आप लोग बताओगे। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज आप लोग बता दोगे। ठीक है जी, चलो बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा और इस टाइप के सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।